नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मद्दी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। साय ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि श्रीनिवास मद्दी सामाजिक रूप से लंबे समय से सक्रिय हैं। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल दो बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरोना को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बीते एक पखवाड़े से प्रदेश में कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 50 के आसपास है और कोई भी मामला गंभीर या जानलेवा प्रवृत्ति का नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू करने जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि इससे जनता में अनावश्यक भय उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए तो मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को और हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि जो असंभव सा काम लगता था कि बस्तर नक्सलियों के चंगुल से कभी बाहर निकल नहीं आ पाएगा, हम विकास नहीं कर पाएंगे और बस्तर के लोग वहां का वहीं रह जाएंगे, तो अब एक बड़ा आशा का किरण प्रदेश में नजर आ रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लीडर्स को कि जिन्होंने एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ माननीय अमित शाह जी ने जो एक डेडलाइन दिया कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और मंत्री केदार कश्यप के द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के संदर्भ में दिए गए बयानों की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को अपनी धार्मिक आस्था के लिए अरविंद नेताम, केदार कश्यप या आरएसएस से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वानप्रस्थ की उम्र में आरएसएस की पाठशाला से झूठ परोसना सीखकर आए हैं अरविंद नेताम। बस्तर की संपदा के लूट के खिलाफ दीपक बैज ने जो अलख जगाया है, उससे घबराए हुए उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए नेता पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि दुष्प्रचार के लिए मोहरा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को बनाया गया है। दीपक बैज को अपने आस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर अरविंद नेताम की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वे प्रकृति पूजक आदिवासी हैं। बूढ़ादेव महादेव में उनकी आस्था है। सांसद के रूप में 5 साल तक वे बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष रहे। पूरे 75 दिन तक मां दंतेश्वरी की सेवा करते रहे। सांसद के रूप में उन्होंने बस्तर में घोटुल और वहाँ के देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया है। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को मगरमच्छ कहा और कहा कि बिहार की जनता अब तय कर चुकी है कि मगरमच्छों को दोबारा सत्ता में नहीं लाना है।
महागठबंधन गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। एक दूसरे के कौन किसका पैर कब खींच ले, इसकी लड़ाई चल रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं, मेरा बेटा कब सीएम बनेगा। जनता देख रही है कि अगर ये मगरमच्छ आ गया तो पूरे बिहार को फिर खा जाएगा। तो जनता इन्हें मौका नहीं देने वाली है। लालू यादव मगरमच्छ की तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जनता मन बना लिया है कि अब बिहार में इस मगरमच्छ रूपी को कभी सत्ता मानेंगे। लखीसराय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 3 लाख का इनामी और 15 वर्षों से फरार कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर रावण कोड़ा को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण करते देखा गया। इस संबंध में लखीसराय एसपी अजय कुमार ने बताया कि पीरी बाजार, बन्नू बगीचा और चानन क्षेत्र में एसटीएफ, लखीसराय पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। करीब 15 वर्षों से फरार थे और ये काफ़ी हार्डकोर नक्सली माना गया है, एरिया कमांडर थे इस एरिया का। और करीब इस एरिया में 26 केसेस इनके ऊपर है और अन्य भी राज्यों में इनके ऊपर काफ़ी कांड दर्ज किए गए हैं, उसकी भी हम लोग कर रहे हैं। ये इनके ऊपर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हम लोग जो है एसटीएफ की टीम और एसएसबी की टीम और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले 6 महीनों से इनके ऊपर सूचना संग्रह करते हुए लगातार दबाव बनाए हुए छापेमारी कर रही थी। उसके बाद कल भी लगातार संयुक्त रूप से 2 से छापेमारी चल रही थी, जिसमें एसटीएफ की टीम लीड कर रही थी और एसएसबी और ये बिहार पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कर रही थी। तब जाकर ये इनके ऊपर कोई चारा नहीं मिला तो फिर आत्मसमर्पण के लिए सोचे। रोहतास जिले के अकोली गोढ़ा थाना के बेलागढ़ी गांव में शनिवार को बुआ के यहाँ पंचायत करने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक अन्य युवक घायल भी हुआ है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक नोखा प्रखंड के कृष्णापुर टोला निवासी 21 वर्षीय जयप्रकाश है। मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। होली तो चलल है तो हम निकलनी है तो हम कहीं संगे एगो बारात लौट के आई रहा है, पड़ाका का बोतल हो छोड़ सिचुएशन लड़का तो 2 फायर भैल है। ओकर बाद में हम मड़ी में निकलनी है तो देखनी है कि 2 गो लेके तब तोड़ मारे तो है। लगभग कितने रन गोली चले यहाँ पे? अच्छा तो मतलब कि 8-10 फायर मतलब कि कर दिला है। कितने लोग थे गोली चलाने वालों में? 2 गो निकल के चलाओ तो है। अच्छा, और गाड़ी में रहा इनके और भी थे? हाँ, 4-5 गो रहा जाए। उस सभी के पास हथियार था या 2 ही लोग के पास हथियार था? अब गाड़ी में अवला भी तो जरूरी हुई। उसका नाम था सुग्रीव कुमार, पिताजी का नाम था उसका सनेश सिंह। बेलागढ़ का रहने वाला था। गोली लगा था तो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करके हम लोग रेफर कर दिए उसको सदर हॉस्पिटल। सर कहाँ गोली लगी थी और कैसा स्थिति उसका? स्थिति ठीक था, कोई खतरा में नहीं था। बाकी तो वो वहाँ जाएगा तो सदर में इलाज होगा उसका। और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों रांची के नवनिर्मित सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन से नाराज विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर से नए आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसे लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम ने किया था उसका नाम कार्तिक ओरांव रखने का ऐलान किया है और उसका रैंप सरना स्थल के समीप उतारा गया है, जिसे हटाने की ये मांग है। इसी क्रम में शनिवार को रांची के नगर टोली सरना भवन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आने वाले समय में इस रैंप के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बैठक बुलाई थी। सरकार की ओर से इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि कोई संज्ञान न लेने पर संगठनों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और इसमें सरना स्थल बचाओ मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा से लेकर कई और हैं।
और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से रविवार सुबह योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर विस्तृत चर्चा की। योग गुरु रामदेव ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से राजस्थान में आयुष पार्क बनाए जाने और जड़ी बूटी आधारित पारंपरिक उपचार पद्धति को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना के कार्यकर्ता अशोक धोड़ी अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और अशोक धोड़ी का भाई अविनाश धोड़ी को आखिरकार पालघर पुलिस ने 5 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अविनाश धोड़ी, जो हत्या के बाद फरार था, उसे महाराष्ट्र गुजरात सीमा के दादर नगर हवेली के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। औरैया के ओजितमल स्थित जनता महाविद्यालय में पहुंचे सीएम योगी ने मक्का किसानों के प्रोत्साहन और उन्हें सम्मानित करने के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अलग अलग जनपदों यानी कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद से आए किसानों जो मक्के की फसल को बेहतर तरीके से उपजाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें सीएम ने सम्मानित किया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से मक्का के फसल का हवाई सर्वेक्षण भी किया। खेतों में लहलहाते हुए देखा है और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल, 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। लखनऊ में क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज ने सगाई कर ली है। सगाई की रस्में होटल सेंट्रम में पूरी की गई। परिवारजन, रिश्तेदार और मित्रों की उपस्थिति में रिंकू और प्रिया होटल सेंट्रम में प्री इंगेजमेंट शूटिंग भी करते नजर आए। सफ़ेद शेरवानी में रिंकू और हल्के गुलाबी लहंगे में प्रिया सरोज एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज तक पहुंचे और विधि विधान से रस्में पूरी की। इस आयोजन में दोनों पक्षों से करीब 300 लोग आमंत्रित किए गए थे। इनमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया बच्चन, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का भी नाम शामिल था। इस सेरेमनी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स प्रवीण कुमार और पीयूष चावला के अलावा यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुएल जैसे नामचीन खिलाड़ी भी शामिल हुए। रिंकू प्रिया की शादी की डेट भी फाइनल हो चुकी है। दोनों की शादी 18 नवंबर को वाराणसी में होनी है। योगी सरकार वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन करना चाहती है, लेकिन वृंदावन में लगातार इसका जमकर विरोध हो रहा है। सरकार के नुमाइंदे लगातार विरोध को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह रार कम होती नहीं दिख रही है। लगभग 1 घंटे चली
इस बैठक में सभी ने एकजुट होकर बिहारी जी के गोस्वामियों को अपना समर्थन दिया है। अब बचे केवल 2, 18 सदस्य हैं, केवल 2 बचे। 2 कौन कौन? एक राजभोग के सेवायत और एक सैन भोग के सेवायत। बताइए क्या अनुपात हो पाएगा? अरे ऐसे तो हम किनारे आ जाएंगे और इनको बिहारी जी के मंदिर पे कब्जा ही करना है। ये सरकार की मंशा है। खजाना चाहिए इन्हें, तो इन्हें खजाना चाहिए, केवल खजाने पे निगाह है। अगर हम जागृत नहीं हुए तो अभी तो बिहारी जी आएंगे और आपको मालूम ही है ना। उसके बाद राधा वल्लभ, राधा रमण, उसके बाद फरसाना, नंदगांव, दाऊ जी, इन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है। जहां 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 श्री रिसीवर नेक्ट हैं, कितने हैं? 197 की लिस्ट है। 197 की लिस्ट है। ब्रज तीर्थ विनाश नहीं है, ये ब्रज तीर्थ विनाश देवालय है। इनको विनाश करना है, इसलिए हमको सावधान होना है, हमको सचेत होना है। हम तो बहराइच जिले में लगभग 2 महीने से आतंक का पर्याय बने नरभक्षी भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया है। इस आदमखोर भेड़िए ने अब तक 2 मासूम बच्चों को निवाला बनाया है, जबकि 2 बच्चों को घायल कर चुका है। इस भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की टीम इलाके में ड्रोन चलाकर रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बार बार यह चकमा देकर फरार हो जा रहा था। आज आखिरकार वन विभाग की टीम ने इसको कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर लिया है। ये तस्वीरें में आप साफ तौर पर उस भेड़िए को देख सकते हैं जिसे आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद वन विभाग की टीम ने कैद कर लिया है। और इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि इलाके में जो भेड़ियों का खौफ चल रहा था उससे फौरी तौर पर कुछ हद तक सही लोगों को निजात ज़रूर मिली है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 11 वर्ष पूरे करने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी 9 जून को मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए विभिन्न कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी और अन्य शिविर के साथ साथ विधानसभा स्तर तक इन्हें आयोजन इनका किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए तय किए हैं। इसकी शुरुआत, इसकी शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इसका शुभारंभ करेंगे और 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने एक जिला स्तर पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया है और उसमें विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर गोष्ठी होगी। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार 2 फेज में इसे कराने जा रही है। पहले फेज की शुरुआत 4 पहाड़ी राज्यों से होगी, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसके अनुसार इसका पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है। जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में जो न्याय पथ एक अपना प्रस्ताव पारित किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो जाति जनगणना का था। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र की सरकार जाति जनगणना नहीं करवाएगी
पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें खुशी है सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और अंतोगत्वा जातीय जनगणना का फैसला हुआ। जातीय जनगणना अब शुरू हो रही है पूरे देश में, और जो जिन 4 राज्यों में शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी पहला राज्य है। बीते दिन राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। यह संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि धामी सरकार में उत्तराखंड के फल और सब्जी की देश दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने उत्तराखंड के फल काफल सहित तमाम फलों और मोटे अनाजों का जिक्र किया और इन्हें लाभप्रद बताया। इसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां बीजेपी के नेता हरीश रावत की पहाड़ी उत्पादों वाली पार्टी इस पर चुटकी ले रहे थे, तो अब उनके बड़े नेताओं की जुबान पर राजूनी उत्पादों के नाम है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। हरीश रावत जी नकारात्मक राजनीति नहीं करते। हरीश रावत जी गाली गलौज की राजनीति नहीं करते, वो आरोपों की राजनीति नहीं करते, वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। वो अपने प्रदेश की जमीन से जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो यहाँ के कृषकों की, यहाँ के उत्पादकों की बात करते हैं। वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की बात करते हैं। तो आप उनकी कोई भी पार्टी देख लीजिए, वो पार्टी केवल PR मैनेजमेंट इवेंट नहीं होता, वो पार्टी केवल वोट बैंक की उगाही नहीं होती। उस पार्टी का एक बड़ा संदेश होता है, चाहे वो आम पार्टी हो, भुट्टा पार्टी हो, माल्टा पार्टी हो या काफल पार्टी हो, उसका एक संदेश होता है। लेकिन जिनके बस का कुछ नहीं है करना, वो लगातार आरोप लगाते। हरिद्वार में लोग कनखल के पास जल संस्थान को लेकर, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर काफी नाराज हैं। यहाँ रविदास बस्ती में जमा हुए लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। उनका कहना है कि उनके घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, लंबे समय से पानी की आपूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जल संस्थान के अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे। और यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, ये रविदास बस्ती की दूसरी गली है जिसमें पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े आ रहे थे। तो यहाँ की संबंधित जेई और एक्शन को शिकायत करी गई। उसके बाद उन्होंने भेजे 2-4 कनेक्शन शिफ्ट किए, एक लाइन बंद की, और दूसरी लाइन की हालत है कि नाले में टूटी हुई है, जिससे लोग, पूरे बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। जब ज़्यादा प्रेशर दिया तो जुगाड़ के नाम पे ट्यूब लपेट के चले गए। अब बताइए आप, ट्यूब से कोई गंदा पानी रुकता है? अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लगता है इनका इलाज जो है जूते चप्पल की माला और काला मुंह करके मुझे ही करना पड़ेगा। इनका समय दे रहा हूँ आपके माध्यम से जेई यही एक्शन को, नहीं तो 2 बसें भर के सीधा वहीं दफ्तर में बैठने का काम हम लोग करेंगे और उनके मुंह पे कालस पोतने का हम लोग करेंगे। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।